8 और 9 तारीख को अगर मैदान बुक है रमाबाई तो उसको समाजवादी पार्टी तो बुक करेगी नहीं, हाँ। कांग्रेस तो बुक करेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो बुक करना नहीं है। क्या इस बार रमाबाई मैदान जो है वो भर पाएगी बहुजन समाज पार्टी? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल, उस भरे हुए मैदान से क्या ईवीएम बहुजन समाज पार्टी के वोट से भर पाएगी? ये रमाबाई अम्बेडकर वो मैदान है जिसको कोई भर ही नहीं पाया बीएसपी के अलावा। जब भी भरा है उसको बसपा ने भरा है। तो रैली से बसपा की ताकत बढ़ती है इस तरह की बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आता है। राजनीति के मानी कितने भी बदल जाएं, राजनीति के तरीके कितने भी बदल जाएं, मैंने जितना देखा है प्रशांत, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को, उनके समर्थकों को, मैंने ये महसूस किया कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे है, मायावती हाशिए पे नहीं है। आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी अपने आप को डिजिटली उसको ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है? जो लोग ट्विटर पे 1-2 लाख फॉलोअर पा गए, उनको लगता है कि ट्विटर सबसे बड़ी जगह है। यादों को गरिया के, बाल को गरिया के, ब्रह्म को गरिया के राजनीति नहीं कर सकते। कांग्रेस ने उठाई, इंडिया अलायंस के लोग उठा रहे हैं, क्या इस वजह से बहन जी चुप है इस मामले में, या कोई और रणनीति हो सकती है? अपना मानना है कि ये जो टाइमिंग थी राहुल की वोटर लिस्ट वाली, ये बहुत गलत है। तो ईवीएम में तो है, मशीन है, खराब होती है, मशीन है, अच्छी होती है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि मशीन जब भी खराब होती है, मशीन जब भी खराब नतीजा देती है या कभी फेल होती है तो भारतीय जनता पार्टी को जिता देती है। एफआईआर पे बहुजन समाज पार्टी की चुप्पी और टैरिफ पे बसपा का अटैकिंग मोड, ये दोनों क्या इसलिए किया गया कि हमारे रास्ते अलग हैं? राहुल गांधी की इमेच्योरिटी और बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज में, उसकी जिम्मेदार ये है। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को 2 साल नहीं निकाला, 2 साल तक रोते रहे, और जब उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े हो गए योगी आदित्यनाथ पे हमला कर दिया, आपने 1 घंटे के अंदर निकाल दिया, आधे घंटे के अंदर। वाकई में बहुजन समाज पार्टी 2027 में उस कंडीशन में आने जा रही है, आ सकती है मौजूदा तैयारियों को देखते हुए कि सत्ता में आ जाएगी? मायावती अकेली नेता है इस प्रदेश की जो 47 एमएलए पर भी सरकार बना चुकी है, हाँ, 67 पे बना चुकी है, 99 पे बना। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। हमारे साथ राजपथ के संपादक सैयद कासिम सर बैठे हुए हैं और आज 2-4 अहम मसलों पर, मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और ख़ास तौर पर 9 अक्टूबर की चर्चा। और इस वक्त बिहार से लेकर के दिल्ली में पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के बाहर तक क्या कुछ चल रहा है एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर, और उसमें बहुजन समाज पार्टी का कितना रोल है, जो अभी तक बहुजन समाज पार्टी करती आई है लेकिन इंडिया अलायंस के इस नाटकबाजी से दूर है। तो आखिर उसके पीछे वजह क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, रैली को लेकर के, बसपा की बहुप्रतीक्षित रैली। कासिम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुजन समाज पार्टी की रैली होने वाली है, उस रैली को लेकर के मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो रैली है किन मायनों में अलग होने वाली है इस बार? देखिए प्रशांत, पहली बात तो ये है कि पार्टी का कोई पदाधिकारी, बड़ा हो या छोटा, वो इस रैली के बारे में हाँ बोलने को तैयार नहीं है, ना बोलने को तैयार नहीं। 9 तारीख काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है और उस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 9 तारीख को रैली प्रस्तावित है। इसकी सूचना जब आप सूत्रों को खंगालते हैं, उनको देखते हैं, उनकी व्यवस्था को देखते हैं, या मैदान की बुकिंग को जाके देखते हैं, तो 8 और 9 तारीख को मैदान बुक है। अच्छा, 8 और 9 मैदान बुक है। अब 8 और 9 तारीख को अगर मैदान बुक है रमाबाई, तो उसको समाजवादी पार्टी तो बुक करेगी नहीं, कांग्रेस तो बुक करेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो बुक करना नहीं है, क्योंकि 8 और 9 तारीख है काशीराम की। 8 और 9 को बुक होने का मतलब है कि एक दिन पहले से बुकिंग है, तैयारी होगी, 9 को रैली होगी। तो वो अल्टीमेटली चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी कोई रैली प्लान कर रही है। तो हमारा आपका काम यही है कि चीज़ों से चीज़ों को जोड़ना। अब रैली की बात रही तो रैली 2012 के बाद से वहाँ नहीं हुई है। 13 साल पहले रैली हुई थी, 14 में हुई थी तो काशीराम उसमें हुई थी, स्मारक में हुई थी, तो वो उसको आप उस रैली से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि रमाबाई अम्बेडकर वो मैदान है जिसको कोई भर ही नहीं पाया
बीएसपी के अलावा। जब भी भरा है उसको बसपा ने भरा है। मोदी की एक रैली उसमें हुई थी, लेकिन आधे में पार्किंग थी, आधे में रैली थी, तो वो भी भर नहीं पाए थे। आधे तो पार्किंग के इस्तेमाल में ले लिया था, आधे को रैली के इस्तेमाल में ले लिया था। तो बिहार में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश से मुहाने पर खड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये रैली बिहार को भी संदेश देगी और उत्तर प्रदेश के लिए तो संदेश होगा ही। फिर ये कि बीएसपी कुछ करती नहीं है, तो बहुजन समाज पार्टी जब अपनी ताकत दिखाई है, 12 में दिखाई, हाँ आप देख लीजिए, उससे पहले दिखाई तो उसका भी नतीजा मिला। उससे पहले बेगम हजरत महल पार्क में जब रैली की उन्होंने, काशीराम ने, ज़माना पहले 95 में या 96 के आसपास, उसके बाद उसको बना ही दिया। बेगम हजरत महल पार्क पर जो है वो ख़त्म हो गई, वहाँ पे रैली ही ख़त्म करना। काशीराम स्मारक पे आए, जेल पे आए, वहाँ पे जब रैली हुई तो उसे भी बीएसपी ने भरा। तो रैली से बसपा की ताकत बढ़ती है, इस तरह की बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आता है। जैसा मैंने देखा, मैंने बीएसपी की तकरीबन सभी रैलियाँ देखी हैं, तो मुझे लगता है कि रैली से बीएसपी उस लाइन में दिखाई देगी जिस लाइन की उम्मीद लोग कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कुछ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, लौटती हुई दिखाई दे, जनाधार बढ़ाती हुई दिखाई दे, तो हम बसपा की तरफ जाएं। क्योंकि अखिलेश यादव भी पार्लियामेंट के इलेक्शन को आप इससे नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक बात। अखिलेश यादव की भी लड़ाई जो है वो भी लगातार हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से भी और उन नेताओं के लिहाज से जो घुटन सी महसूस करते हैं समाजवादी पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए भी एक मैसेज होगी ये रैली से होते हुए रिजल्ट पर भी चलेंगे। लेकिन इसी रैली का एक सवाल और, आपने कहा कि मोदी जी की रैली हुई 14 में और आधे में पार्किंग थी, आधे में रैली थी उनकी। क्या बसपा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि क्या कुछ बड़ा करने जा रही है, तो क्या इस बार, चूँकि बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद से सत्ता में नहीं है और 13 साल लगभग लंबा वक्त होता है, और इस दौर में राजनीति का तरीका बदल गया, इलेक्शन का तरीका बदल गया, और भारतीय जनता पार्टी में ने एक तरीके से राजनीतिक जो शुचिता और नैतिकता थी उसके भी मायने बदल दिए। तो क्या इस बार रमाबाई मैदान जो है वो भर पाएगी बहुजन समाज पार्टी? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल, उस भरे हुए मैदान से क्या ईवीएम बहुजन समाज पार्टी के वोट से भर पाएगी? बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्या भर पाएगी बहुजन समाज पार्टी। इसलिए भी दिलचस्प है और कि इतने दिनों से बहुजन समाज पार्टी का जो रिज़ल्ट है, नतीजा है, वोट प्रतिशत 22 से 19, 19 से 14 और 14 से फिर 10 से भी नीचे आ गए। तो सवाल तो दिलचस्प है कि इतना घट जाने के बावजूद जो है, और जो राजनीति के माने बदले, तरीके बदले, ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। देखिए, ऐसा है कि 2012 में जब बहुजन समाज पार्टी जो है उसने बहुमत की सरकार बनाई थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में ज़माने से बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। मतलब 85 में आखिरी बहुजन समाज क्या कहते हैं बहुमत की सरकार थी। 89 बहुमत की नहीं थी, 91 बहुमत की नहीं थी, 93 बहुमत की नहीं थी, 96 बहुमत की नहीं थी, 2002 बहुमत की नहीं थी, 2007 बहुमत की नहीं थी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 2012 की जो सरकार बनाई, 7 से 12 की सरकार जो बनाई, वो बहुमत की सरकार बनाई। तो वो चीज़, उन्होंने उस चीज़ को तोड़ा। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीति के मानी कितने भी बदल जाएं, राजनीति के तरीके कितने भी बदल जाएं, मैंने जितना देखा है प्रशांत, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स को, उनके समर्थकों को, मैंने ये महसूस किया कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। उनकी पार्टी अगर लड़ रही है तो उसके मानी वो नहीं देखना चाहते हैं कि इसके मानी क्या है, वो उनके साथ खड़े होते हैं। और जब वो ताकत उनके साथ खड़ी होती है तो दूसरे लोग अपने आप उधर चल देते हैं। बसपा जो है वो हमेशा जो है हाशिए पे है, ऐसे आज आप देखें, लेकिन मायावती हाशिए पे आज भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे है, मायावती हाशिए पे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो है एक विधायक की पार्टी है, लेकिन हर आदमी को उम्मीद है कि मायावती। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि कोई भी मुद्दा हो देश में, कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, छोटे से लेकर के बड़ा तक, उसमें पहली बात तो ये है कि बिना बहुजन समाज के आप कोई चीज़ आगे सक्सीड कर नहीं सकते, और उसमें बहन जी का नाम आना ही आना है। यानी कि आप
उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते किसी भी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। यही बात मैं कह रहा था। तो चूंकि मायावती के साथ जो उनके पीछे जो ताकत है, हाँ, वो ताकत उनका समाज है। और ये भी दिलचस्प है कि इस देश में अगर जागरूकता के मामले में देखा जाए तो ब्राह्मण के बाद सबसे ज़्यादा जागरूक अगर समाज है तो वो वही समाज है जो मायावती का समाज है। ठीक बात है। जिसको अपना इतिहास भी मालूम है, जिसको अपना सत्ता का स्वाद भी मालूम है, जिसको अपने सत्ता में क्या होना चाहिए ये भी मालूम है, जिसको अपने अधिकार भी मालूम है, जिसको आरक्षण भी मालूम है, जिसको अपने महापुरुषों की तिथियां भी याद हैं। तो ये अगर आप देखिए तो वो केवल और केवल मायावती का समाज है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ओबीसी की तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो बनियों और ब्राह्मणों और क्षत्रियों की पार्टी होती थी, वो आज जो है बैकवर्डों की पार्टी होकर रह गई है। अब उसके 2-3 ड्रॉबैक हैं। पहला ड्रॉबैक हमने देखा मऊ के उपचुनाव में। ठीक बात, बाई इलेक्शन में घोसी के चुनाव में। हाँ। घोसी में उसका ड्रॉबैक यह देखा कि जब क्षत्रिय लड़ने लगा समाजवादी पार्टी से, तो वहाँ के अपर कास्ट में इंक्लूडिंग वैश्य समाज ने भी समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को वोट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी तो हमारी पार्टी ही नहीं रही। इसमें तो साहब अनुप्रिया पटेल हैं, इसमें तो क्या कहते हैं केशव मौर्य हैं, इसमें संजय निषाद हैं, इसमें तो ओम प्रकाश राजभर हैं, सब हमको गरियाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रहे हैं। हाँ। रिजल्ट आ गया, चूँकि वहाँ पर वो क्षत्रिय समाज का कैंडिडेट अच्छा लड़ा, उसको वोट मिले और वो चुनाव जीत गया। ठीक बात। ये एक ड्रॉबैक आता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग हैं। बैकवर्डों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में बैकवर्ड के लिए जगह नहीं बची। कट ऑफ के मामले में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है ओबीसी से कम हो गया। ठीक बात है। ये सारी चीज़ें भी उनके अंदर बेचैनी पैदा करती हैं। ओबीसी मंडल कमीशन के ज़माने में था, अब ओबीसी नहीं है, अब यादव है, कुर्मी है, लोधी है, उसके बाद आपके पाल है। हाँ, हर किसी की अपने अब जातियाँ हैं। हाँ। अब आप उसको ओबीसी कह के उसकी भरपाई नहीं कर सकते। आपको जातियों को प्रतिनिधित्व देना होगा, क्योंकि जातियों के मुंह में काशीराम ऐसा खून लगा गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सारे विधायक जो पहुंचे हैं पिछले वर्ग के, वो काशीराम ने पहुंचा दिए, बसपा ने पहुंचा दिए। बसपा उनको अपना घर लगता है, लेकिन जब वो लड़ती हुई नहीं लगती है, जब उनको लगता है कि ये जीत नहीं पाएंगे इस पार्टी से लड़के, तब वो जीतने का तरीका ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ से जीत सकते हैं। तो ये भी एक ऐसी वजह है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चीज़ें बदल रही हैं, अक्टूबर के बाद 15 जनवरी के बाद और बदलेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं बसपा या काशीराम जी की जो पॉलिटिकल नर्सरी थी उससे निकले जो नेता थे, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि बसपा एक ऐसा तरीका बना रही है आने वाले चुनाव से पहले कि एक माहौल बने कि हाँ बहुजन समाज पार्टी मुख्य फाइट में है, ताकि वो नेता जो तमाम सारे दलों में चले गए, शिफ्ट कर गए, उनको वो मौका बसपा में फिर से नज़र आने लगे कि बसपा चुनाव जीत रही है और हमको घर वापसी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी बात के जो दूसरा पहलू है, उस नेता नहीं, उस नेता के समाज के दूसरे नेता, अच्छा, जो हाशिए पे, उन नेताओं के बारे में तो मान लिया गया कि ये संजय निषाद अपने बेटे के लिए परेशान है, हाँ। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के लिए परेशान है, अनुप्रिया पटेल अपने पति के लिए परेशान है। तो उन लोगों के बारे में ये मान लिया गया कि ये समाज के नेता नहीं है, ये अपने परिवार के लिए सब लोग परेशान है, बेचैन है कि अब हम तो विधायक हो गए, मंत्री हो गए, लड़का सांसद हो गया तो फिर दोबारा सांसद हो जाए, नहीं हो पाया। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर खुद मंत्री हो गए, बेटे को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, हार गया, लोकसभा चाहे कि जीत जाए तो हार गया। तो ये वो नेता नहीं, उस समाज की जो सेकंड लाइन है, जहाँ से ये निकल के गए हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो सेकंड लाइन वहाँ पर आके, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, मेरे ज़िले से आते हैं। मैंने उनको सेक्टर की अध्यक्षी करते हुए देखा, मैंने उनको विधानसभा की कमेटी में उपाध्यक्ष के पद पे देखा, मैंने उनको जिला की कमेटी में सलाहकार के पद पे देखा, मैंने उनको भाईचारा कमेटी में देखा। ये मेरे देखे हुए बता रहा हूँ। और आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पाल समाज के एक इस्टेब्लिश नेता के रूप तौर पर बड़े नेता हैं, प्रदेश के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक बात। जबकि सपा का भी प्रदेश अध्यक्ष पाल है, रमाशंकर पाल, और क्या कहते हैं राजा राम पाल, और उसके बाद पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता पाल थे, वो सब खो गए।
कुछ मर गए, दुनिया से चले गए, और कुछ के बेटे जो है उनके रास्ते को नहीं पकड़ पाए। तो अब अगर विश्वनाथ पाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो पालों की उम्मीद विश्वनाथ पाल है, तो नेता बनाए गए। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर नेता हो चुके हैं, लेकिन जो दूसरा राजभर कोई जिला पंचायत का सदस्य है, कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो इन बिरादरियों की है, वो फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ भागेगी कि भाई ये तो इसने रैली में भर दिया। अच्छा, ये तो कासिम जी वो रणनीतिक बात हो गई। आज मैंने ट्विटर पर एक बहुजन समाज के ही समर्थक, कई मौक़ों पर आलोचक, उनका एक पोस्ट देखा और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया कि कैसे राजनीति में प्रचार का तरीका और नैरेटिव बनाने का तरीका बदल गया। दरअसल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 AI जनरेटेड कार्टून पोस्ट किए और कहा कि देखिए ये हो गया है अब नैरेटिव बनाने का तरीका और अपने प्रचार का तरीका। और बहुजन, उन्होंने यही लिखा कि बहुजन समाज पार्टी अभी भी प्रेस विज्ञप्ति पर काम कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि जनरेशन बदल गई है, जनरेशन का पढ़ने का तरीका बदल गया, जनरेशन का देखने का तरीका बदल गया। जनरेशन अब 60 सेकंड में चीज़ों का एनालाइज करके निकल जाना चाहती है, रील वाली जनरेशन हो गई है। क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी अपने आप को डिजिटली उसको ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डिजिटल होने से बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ। अच्छा, वजह क्या है? आपने जिस नाम तो लिया नहीं, लेकिन मैं आपको उसी ट्विटर से बताता हूँ कि होता क्या है। जो लोग ट्विटर पे 1-2 लाख फॉलोअर पा गए, उनको लगता है कि ट्विटर सबसे बड़ी जगह है। अब वो अपने ट्वीट पे कुछ भी लिखते हैं, कभी मुसलमानों को कुछ लिख देते हैं, कभी ब्राह्मणों को कुछ लिख देते हैं, कभी सवर्णों को कुछ लिख देते हैं, कभी किसी को कुछ लिख देते हैं। तो जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जितना डिजिटल में जितना आगे आप बढ़े हैं, उससे ज़्यादा आप जातीय उसमें भी आपके लोगों में जागरूकता बढ़ गई। अब आप यादव को गरिया के, बाल को गरिया के, ब्राह्मण को गरिया के राजनीति नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो ये डिजिटल युग में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर बसपा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, आपने IT सेल बनाया, आपने बैठा दिया, पेड लोग हैं, पता नहीं क्या डाल दिया। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की ये रणनीति ठीक है, चूंकि उनका समाज अभी उतना जागरूक नहीं हुआ है, लेकिन उसका असर दूसरी तरफ उसका एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा। भाई आपने एक मतलब कौन ज़्यादा है उसका, उसमें नुकसान, इसलिए वो इससे बचते हैं और ये उनकी समझदारी है। मैंने तमाम IT सेल पे देखा है, समाजवादी पार्टी के IT सेल में मैंने देखा है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन तमाम वीडियो या तमाम ट्वीट्स ऐसे आ जाते हैं जो सपा को नुकसान कर जाते हैं। रैली पे वापस लौटते हैं। रैली के अलावा आपने एक बात की थी EVM वोटर लिस्ट की। हाँ, SIR। हाँ, देखिए ऐसा है, इसमें एक सवाल सर मैं जोड़ देता हूँ, उसके बाद मज़ा आएगा। SIR मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, दोनों ही आरोप लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि मायावती इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने ये बात लोकसभा के भीतर उठाई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ बहन जी ने आवाज़ उठाई और अब चूँकि कांग्रेस ने उठाई, इंडिया अलायंस के लोग उठा रहे हैं, क्या इस वजह से बहन जी चुप हैं इस मामले में, या कोई और रणनीति हो सकती है? क्योंकि आपने बसपा बहुत करीब से देखी है। देखिए 2 चीज़ें, जब मायावती ने EVM की बात की और लगातार बात की, तो एक चुनाव निकल गया, किसी ने EVM की बात नहीं की। आज मेरा अपना मानना है, अगर मेरा मानना है तो मायावती मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन है। मेरा अपना मानना है कि ये जो टाइमिंग थी राहुल की वोटर लिस्ट वाली, वो बहुत गलत थी। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं वोटर लिस्ट में किसी का वोट, जैसे मैं इलेक्शन कमीशन के इस बयान से सहमत हूँ कि वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है, 2 जगह हो सकता है, 3 जगह हो सकता है, लेकिन वो हवाई जहाज से उड़ के जाके वोट नहीं डाल रहा है। लेकिन EPIC नंबर भी लोग बताते हैं अलग अलग है। मैं क्या कह रहा हूँ कि EPIC नंबर अलग हैं, दूसरी तरह से वोटर बन गया। मेरे घर में 17 वोट थे, सब भाजपा की सरकार नहीं थी, सरकार जो है समाजवादी पार्टी की थी। 17 वोट थे, मेरे भाई बम्बई दिल्ली में रहते थे, उनका दिल्ली मुंबई में भी वोट था, रुरौली में भी वोट था। उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई हम लोग का नाम वहाँ से कटवा दिए, हम लोग यहाँ वोटर हो गए। मैंने फॉर्म भर के दिया, उनका नाम नहीं कटा, फिर अगले इलेक्शन में उनका नाम आ गया। तो ये इलेक्शन कमीशन के साथ ये वोटर्स
लिस्ट में ज़्यादा वोट और कम वोट, जिंदा के आगे मृतक कोई नई बात नहीं है। आपने भी देखा होगा कि आदमी वोट डालने गया तो उसके आगे नाम के आगे मृतक लिखा हुआ है। ऐसा हम लोगों ने बहुत देखा है। क्योंकि 63 साल की उम्र है, 50 साल से इस सक्रिय जीवन में है, तो इसको मैं मुद्दा नहीं मानता। लेकिन हाँ, ईवीएम मुद्दा था। ईवीएम में कुछ ना कुछ है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया, जिला पंचायत का एक मामला था, उसके बाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, पानीपत का, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में खोली गई तो हारा वाला जीत गया। तो ईवीएम में तो है, मशीन है, खराब होती है, मशीन है, अच्छी होती है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि मशीन जब भी खराब होती है, मशीन जब भी खराब नतीजा देती है या कभी फेल होती है तो भारतीय जनता पार्टी को जिता देती है, विपक्ष को हरा देती है। तो मायावती ने जब इस इशू को उठाया तो कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और ये जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, मैं खड़ा ना हूँ उनके साथ, तो मायावती तो बड़ी बात है, मेरे समझ के बाहर है। एक तो ये है कि जब आपके पास इतना बड़ा इशू था टैरिफ का, टैरिफ एक बड़ा मुद्दा था, टैरिफ से आपने ध्यान खुद हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि टैरिफ से ध्यान हट जाए, अमेरिका से ध्यान हट जाए, विश्व में डंका बज रहा है इससे ध्यान हट जाए, इसकी बात होना बंद हो जाए। आपने खुद उसको उससे ध्यान हटा दिया, उस पर चर्चा बंद हो गई और बात होने लगी। टैरिफ पे मायावती जी ने सरप्राइजिंगली बहुत अटैकिंग मोड में उन्होंने काम किया, और दूसरा एक मैच्योरिटी भी दिखाई उन्होंने उसमें। मतलब एक उन्होंने राह भी दिखाने की कोशिश की कि आप सिर्फ बात मत करिए, मेक इन इंडिया की आप सिर्फ बात मत करो, यू हैव टू बी डू समथिंग। उन्होंने सीधे तौर पर कहा। तो ये जो मामला है, इस पर एक तो बहन जी का जो ट्वीट आया टैरिफ पे, उस पर इंडिया अलायंस बहुत ज़्यादा अटैकिंग नहीं रहा। ये एक तरीके से आप वाइस वर्सा मानते हैं क्या? क्योंकि SIR पे बहुजन समाज पार्टी की चुप्पी और टैरिफ पे बसपा का अटैकिंग मोड, ये दोनों क्या इसलिए किया गया कि हमारे रास्ते अलग हैं सिर्फ इस बात के लिए, या इसमें वाकई में बसपा की कोई नई नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इमेच्योरिटी और बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज़ में, उसकी जिम्मेदार ये है। जिस तरह से आप अखिलेश को देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने पूजा पाल को 2 साल नहीं निकाला, 2 साल तक ढोते रहे, और जब उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े हो गए, योगी आदित्यनाथ पे हमला कर दिया, आपने 1 घंटे के अंदर निकाल दिया, आधे घंटे के अंदर। नुकसान टाइमिंग गलत हो गई। टाइमिंग गलत, तो राजनीति में टाइमिंग बहुत अहम है। तो मायावती उस टाइमिंग का इंतजार करती है, मायावती उस टाइमिंग का इंतजार करती है। मैंने अब तक ये देखा है कि जैसे वो 2 चुनाव, मतलब आप ये कह रहे हैं कि SIR और वोट चोरी का मुद्दा बसपा अपने हिसाब से उठाएगी, अपने हिसाब से उठाएगी। और दूसरी चीज़ ये है ना कि जैसे राजनीति में जब उन्होंने देखा कि अभी जो राजनीति का ये दौर है उसमें मोदी और एंटी मोदी 2 लोग सिर्फ चल रहे हैं, तो उसमें वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए लड़ते रहे। अब जब मोदी का भी सवाल शुरू हुआ, अखिलेश का भी सवाल शुरू हुआ, योगी पे भी जाति है उसके बहुत ज़्यादा आरोप लगने लगे, एक जाति विशेष के नेता, जाति विशेष के नेता, जाति विशेष की बात, तो वो अखिलेश यादव ये बात करते हैं तो उन पर उनकी बात का असर नहीं होता, क्योंकि जातीय विशेष के नेता वो बताते हैं और उसी जात पे उनकी तमाम रिश्तेदारियाँ होती हैं। मायावती के साथ ये नहीं है, मायावती अगर कोई बात कह रही है तो वो अपील कर जाती है। तो वजह उसकी सिर्फ इतनी सी है कि मायावती को लगता था कि हम कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहो, इसलिए हमारे करने से कुछ होने नहीं जा रहा है। आखिरी के 2 सवाल सर। एक तो रैली में मैं समझना चाहता हूं कि आकाश आनंद की क्या कोई भूमिका होने वाली है रैली से लेकर के उत्तर प्रदेश 2027 तक, आप उसको कैसे देखते हैं? हालांकि ये टू अर्ली टू से होगा कहना, बट मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई में कुछ होने जा रहा है, हो सकता है, पहला। और दूसरा एक सवाल बहुजन समाज पार्टी के 2027 को लेकर के, क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी 2027 में उस कंडीशन में आने जा रही है, आ सकती है मौजूदा तैयारियों को देखते हुए कि सत्ता में आ जाएगी, सरकार बना लेगी? इस तरीके की कुछ आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं? ये मायावती अकेली नेता है इस प्रदेश की जो 47 MLA पे भी सरकार बना चुकी है, हाँ, 67 पे भी बना चुकी है, 99 पे भी बना चुकी है, हाँ। तो इसलिए इस पे जो है बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है, हाँ। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जिस तरह के विवाद हैं, हाँ, योगी दिल्ली को पसंद नहीं करते, दिल्ली योगी को पसंद नहीं करता। योगी आदित्यनाथ के बारे में मेरा एक वीडियो है 4 PM का, एक तो करेला पे नीम चढ़ा, हाँ, एक तो ठाकुर ऊपर से क्षत्रिय के साथ साथ मठ के महंत
और तीसरे आरएसएस से लेना देना और नहीं। तीसरा आरएसएस से कोई मतलब नहीं है, और हिंदू हृदय सम्राट है पूरे देश के। ठीक बात है। तो दिल्ली उनको इस पोजीशन में नहीं है कि कुर्सी से उठा के फेंक दे। मैंने उसमें ये भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ ना तो कल्याण सिंह लोधी हैं, न उमा भारती लोधी हैं, न राम प्रकाश बनिया है। ठीक बात है। वैश्य हाँ। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो क्षत्रिय हैं और योगी हैं। तो दिल्ली और इनकी टसल जो है, और उसके अलावा रोज़ आप देख लीजिए, कभी लोधी समाज के विधायकों की बैठक हो रही, कभी कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक हो रही, कभी क्षत्रिय समाज के विधायकों की बैठक हो रही है। शुरुआत क्षत्रिय से हुई, फिर लोधी और कुर्मी तक आ गई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इशारा करती हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है, और जब कुछ सब कुछ अच्छा नहीं है तो ऐसे में अखिलेश यादव को तो ऐसा है नहीं कि वो सरकार बना लें। उनको चाहिए 220 MLA, लेकिन आप 212 202 पे भी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल्ली का हाल है। ठीक बात है। 202 वाले को भी शपथ नहीं दिलाते हैं। हाँ, लेकिन सर जिस टसल की आप बात कर रहे हैं, ऐसा ही टसल हमने राजस्थान में देखा वसुंधरा राजे के मामले में, तो और वसुंधरा राजे को कहाँ बुक कर दिया उनको। वैसा ही टसल हमने देखा शिवराज सिंह चौहान के मामले में। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और उनमें और योगी आदित्यनाथ में फर्क है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे आरएसएस के घर से आती हैं, आरएसएस के परिवार का हिस्सा हैं, आरएसएस की स्वयंसेवक हैं, आरएसएस से कही हुई बात उनके लिए ईश्वरीय बात है। योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा नहीं है। आरएसएस सहयोग करे धन्यवाद, नहीं करिए तो आरएसएस के खिलाफ वो लड़के MLA भी जीत चुके, MP भी जीत चुके। आज़ाद लड़ा के MLA जीता है भाजपा के खिलाफ, वो भाजपा के गृह मंत्री को हराया, सुप्रताप शाही को, योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट ने। उसके अलावा लोकसभा के चुनाव में भी, महंत की जिंदगी में भी, महंत के बाद भी आज़ाद लड़के दिखाया। ठीक बात। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया। अवैधनाथ जी ने भी मेरे ख्याल से, हाँ, दोनों ने हराया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि योगी आदित्यनाथ को आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं मिला सकते हैं। हरियाणा में 3-3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, गुजरात में 3-3 4-4 मुख्यमंत्री बदल दिए, मध्य प्रदेश में बदल दिया, राजस्थान में बदल दिया। क्या उत्तर प्रदेश में कभी आपने हिम्मत की? ठीक बात है। जबकि आप पसंद नहीं करते। कहा जाता है कि दिल्ली, और भाई कैसे हम और आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? DGP की फाइल जाती है, एक्सटेंशन नहीं होता, प्रमुख सचिव की फाइल जाती है, एक्सटेंशन नहीं होता, और ममता बनर्जी की DGP की फाइल आती है और उसका एक्सटेंशन हो जाता है। व्हाट डज इट मीन? हम और आप तो इससे अंदाजा लगाएंगे ना कि दिल्ली जाती है फाइल, प्रमुख सचिव की एक्सटेंशन नहीं मिलता, DGP की जाती है एक्सटेंशन नहीं मिलता, लेकिन जब आती है वहाँ से क्या कहते हैं बंगाल से, DGP की फाइल तो एक्सटेंशन मिलता है। तो एक तो ये हो गया कि बहुजन समाज पार्टी का जो सत्ता तक पहुँचने का जो एक तरीका है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका बड़ा योगदान होने वाला है 27 में। बिल्कुल होगा, उसकी वजह भी है ना, क्योंकि ब्राह्मण ने एक बार 2002 से 7 में उनका साथ देकर देखा है। हाँ। वो दूसरे को उतना उनके साथ सुलभ नहीं महसूस करता, भारतीय के साथ करता है। लेकिन ये एक पहलू होगा। दूसरा पहलू मैं रैली के माध्यम से समझना चाहता हूँ कि जो 9 अक्टूबर को रैली है, इसके जरिए बहुजन समाज पार्टी 27 में सरकार बनाने जा रही है, उससे क्या मैसेज दे सकती, कैसा मैसेज जाएगा? तो बस रैली में भीड़ हो जाए तो उसका मैसेज चला गया, तो आज शामिल होने वालों की कुछ ऐसा भी मैसेज जा सकने की उम्मीद है। देखिए, भाषण से हमारा समीकरण है। मायावती भाषण में तो समीकरण बताती नहीं, मायावती भाषण में तो ऐसी कोई बात करती नहीं जिससे आपको लगे बड़ी अच्छी बात कर गई नहीं। लेकिन कई बार वो ट्वीट में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुस्लिम्स को लेकर के, नहीं मुस्लिम्स को लेकर के जो उनका सरकार अलग अलग, जब सरकार में थी तब भी उसी तरह बोलती थी, सरकार के बाहर है तब भी उसी तरह बोलती हैं। मुस्लिम इश्यूज पे वो उत्तराखंड पे जिस तरह मदरसे पे बोली, हल्द्वानी से लेकर के तमाम सारे मुद्दों पर कोई नहीं बोला। या आपको याद नहीं होगा मध्य प्रदेश में जब कैदी भोपाल जेल से भागे थे, तो उस पर जो मायावती का ट्वीट है, अगर याद कर लीजिए तो आप सोचिएगा इतना बड़ा ट्वीट कौन कर सकता है। ठीक बात है। तो मेरा कहने का मकसद तो उनका अपना एक संवैधानिक तरीका है, उसी संवैधानिक तरीके पे रहते हैं। वो मामला जिसका भी हो, उसमें उनकी बात स्पष्ट होती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ वो हिम्मत वाला नहीं करती हैं। हाँ, उसको और रही बात धारा 370 की, तो डॉक्टर अम्बेडकर को कोट किया जाता है, 70 के खिलाफ थे, मायावती के खिलाफ है, तो वहाँ पे अम्बेडकर आएंगे, क्योंकि अम्बेडकर से अलग नहीं जा सकते। सर 2 सवाल, चूंकि लास्ट में अभी एक भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा को रघुराज प्रताप सिंह ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 1997 में बहुजन समाज पार्टी को किसके कहने पर तोड़ा उसका खुलासा किया। बताया कि राजनाथ सिंह ने उनसे कहा और उसको तोड़ा। उस पर बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ नए सिरे से चीज़ों को प्लान कर सकती है? पहले आपके हिसाब से क्या? आप प्लान करने की आदी नहीं है, अगर उनको सत्ता मिलेगी तो हिसाब करने की आदी है।
अच्छा, वो प्लान वाले लोग नहीं है कि उसे प्लान करेंगे, वो हिसाब करने वाले। मायावती हिसाब करती हैं, प्लान मायावती नहीं करती कि उसे प्लान करेंगे तो कैसे करें, फिर क्या होगा। अब आप समझिए उसको उन्होंने लेकिन एक बार तो हो ही चुका है, उन्होंने पूरी बात कही नहीं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के कहने पे किया, लेकिन ये नहीं बताया कि राजनाथ सिंह के कहने पे हमको मुलायम सिंह ने कैबिनेट में लिया। ठीक बात। ये नहीं बताया उन्होंने। थोड़ा सा विस्तार से बताइए क्या हुआ। भाई राजनाथ सिंह के कहने पे तोड़ा, ऐसा उन्होंने बताया। कि हमसे राजनाथ सिंह जी ने कहा कोई चुनाव नहीं जानता था, हम उसमें लगे, जो हम सफल हुए असफल हुए, जो भी हमने किया। लेकिन पहली बार वो जो आए हैं कैबिनेट में, जिनको कल्याण सिंह ने जो है जिसके खिलाफ उम्मीदवार होता था, वो भारतीय जनता पार्टी से इतनी दूरी रही हो उनकी, वो मुलायम सिंह के कैबिनेट में आ गए। तो उसमें भी तो राजनाथ सिंह, कहा जाता है कि राजनाथ सिंह के मुलायम सिंह के संबंध बहुत मधुर थे। एक अधिकारी के बारे में मैं जानता हूँ, जब भी उनका ट्रांसफर होता था वो राजनाथ के यहाँ पहुँचते थे, मुलायम सिंह को ट्रांसफर रोक देते थे। अच्छा, तो ये राजनीति, ये मतलब आप तो मतलब डिकोड कर दिए पीछे की बी टीम। तो सीधी सी बात है, उसको बी टीम सी टीम की कोई बात ही नहीं। भाई मायावती ने जब सरकार अटल जी की गिराई तो उन्होंने ये कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश का बदला ले लिया। जब खुल के राजनीति मायावती काशीराम या बीएसपी वाले ही करते हैं। अच्छा, उनके यहाँ कोई चीज। एक और बयान था सर, एक और बयान था, थोड़ा सा सीरियस मामला था उस पे, संविधान की प्रस्तावना में जो सेकुलर के शब्द उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने जो बोला कि भाई उसमें आपने समाजवाद जोड़ दिया, सेकुलर शब्द जो है जोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? इस पर इसी पे उन्होंने कहा, उनका ट्वीट, क्योंकि ये सीधे तौर पर बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया संविधान है, मायावती का ट्वीट छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ नहीं, प्रस्तावना जो है नहीं लिखी गई थी। अच्छा, संविधान लिखा गया था। हाँ, क्योंकि भाजपाई लगातार इस मुद्दे को उठाते हैं। एक डिबेट पे मेरे साथ एक भाजपाई थे। हाँ, तो मैंने यही कहा था कि आप संविधान की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, संविधान अम्बेडकर ने लिखा है। हाँ, प्रस्तावना अम्बेडकर लिख के नहीं गए थे। हाँ, इंडिया देश भारत। अब उसको अगर उसमें सेकुलर आता है तो बुराई क्या है? और मायावती उस फैसले के खिलाफ नहीं, उसके साथ में है। हाँ, जो वो कहना चाहते हैं कि बाबा साहब तो ये कह रहे थे, बाबा साहब कहाँ कह रहे थे? बाबा साहब ने संविधान ही सेकुलर दिया ना। जब संविधान सेकुलर है तो उसके पहले पन्ने में प्रस्तावना में लिखने में जाता क्या है? जो चीज़ संविधान के अंदर है वो अगर ऊपर लिखी रहे तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने में समझ जाएगा भारत का संविधान कैसा है। ठीक बात, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।